Hello students, good afternoon. I hope you are fine. Now today we are starting with our next new unit, that is your gravitation. Okay, then in last class today we completed thermodynamics and we discussed some question related our thermodynamics also. Now today we are starting our unit number 6, gravitation. Okay, first we will explain this one, what is gravitation. Then gravitation beta, that is word come out from the attractive power. Okay, we are taking the two masses, then having between them is some attractive nature, that is known as the gravitation only. In our nature beta different type of the four forces are there. हमारे नेचर के अंदर different four forces है. हमने डिस्कस किया था four forces in first unit, first year, strong force, weak force, gravitational force and your electromagnetic force. तो gravitational force भी उनमें से एक force होता है. Force having two type of the nature. Force के क्या होते हैं? First we are doing this one. इससे पहले हम explain कर रहे बेटा कुछ force. Force क्या होता है हमारे में? Force that is here first one here electromagnetic force, second here gravitational force, third one here strong force and fourth one here weak force. So in our nature beta mostly four forces are there. Then out of these four, one is our gravitational force. इन चार में से एक क्या होता है हमारा gravitational force होता है. This one gravitational force is a force acting between the two masses body. अगर दो bodies है जिनके बीच का इनका क्या होता है mass होता है, तो between them having one force that is known as the gravitational force. जो force का nature होता है बेटा दो type का होता है, attractive और repulsive. Nature of the force can be attractive, can be repulsive. दो चीजें या तो खुद को भगा सकती है एक दूसरे से या खुद को attract कर सकती है. Repulsive nature. Clear? For example, electromagnetic force. Electromagnetic force is acting between the charged particle, then we will call it electrostatic force. And force between two magnets, then we will take it magnetic force. अगर हम दो चार्ज अगर लेके चल रहे हैं Q1 let Q2, their two charges are there with some distance, तो इनके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है आपका? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव. ये दोनों चार्ज आपस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है आपके चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. क्लियर? तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, देन वी विल कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसी तरीके से बेटा अगर दो हम मैग्नेट अगर लेके चल रहे हैं, तो मैग्नेट आपने देखा होगा जनरली मैग्नेट वी आर टेकिंग, देन दे कैन बी एज वी आर ब्रिंगिंग नियर विद ईच अदर. जैसे उनको पास लेके आते हैं वे स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी कर जाते हैं और रिपेल भी कर जाते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स का भी नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. ओके, हैविंग सम डिस्टेंस. तो दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. उसी तरीके से क्या होता है एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा. दिस वन वी विल डू इट नाउ. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जब हम दो मास लेते हैं, हैविंग टू मासियस बॉडी, okay, two bodies we are taking having some mass of that, then one force will be acting between them with some distance, then one force is acting between them, that we will call it gravitational force. Okay, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल दो चार्ज ले रहे हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट रिपल्सन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दो अगर मैग्नेट लेके चल रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. उसी तरीके से दो बॉडीज होती है जिनका कुछ मास हो विद सम डिस्टेंस, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन नेचर होता है, दैट इज वी विल कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो सिर्फ कैसा होता है आपका? अट्रैक्टिव. कभी भी रिपेल नहीं करता, इट ऑलवेज विल बी अट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ क्या है? हैविंग सम मास, तो ये भी क्या लगा रही है? अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है. हम वी आर लिविंग एनी ऑब्जेक्ट, अगर इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा.
yes or no? Because of the earth is attracting this object towards its surface. अर्थ का कुछ क्या है, फोर्स है, इसीलिए क्या जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि जो दो मास होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है। अब ये इसका भी मास है, क्या है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसका रीजन क्या है, दैट अर्थ इज नॉट गोइंग टुवर्ड दिस वन, अर्थ इसकी तरफ नहीं आ रही है, अर्थ की तरफ जा रहा है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज मोर देन एज कंपेयर टू दिस पेन, दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टुवर्ड द अर्थ, अर्थ इज नॉट गोइंग टू कमिंग टुवर्ड द पेन। ओके कि दो अगर मास ले रहे, दोनों क्या है, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दिस वन मास अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस वन ड्यू टू दिस वन, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसकी वजह से, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसके वजह से, both are applying force, okay, but if both are same masses then equal force will be act there। अगर दोनों का मास सेम नहीं है तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा, बॉडी क्या, दूसरी बॉडी उसकी तरफ चली जाएगी, yes or no? So here earth is so much large mass as compared to this one pen, that's why this pen is attracted by the earth, not earth by the pen। I hope you understood beta gravitation force। Gravitation force is acting between two massless body having some distance between them, and its nature always will be attractive nature, not repulsive nature, okay? So now we are starting beta gravitation। Here gravitation, first time about this gravitation told by the Newton। फर्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशन वर्ड था बेटा, इस पे जिसने काम किया था वो क्या था, इसैक न्यूटन था। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो गिवन सम व्यू अबाउट दिस ग्रेविटेशन, ओके। मोस्टली यही कहते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन ने ही दिया है, न्यूटन ने ही डिस्कवर किया है, बट सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो गिवन बाय द आइंस्टाइन, बट आइंस्टाइन गिवन एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस ग्रेविटेशन लेटर ऑन, ओके। इसने तो 20th सेंचुरी से पहले काम किया था इसके ऊपर, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20 के बाद किया है, दैट इज इन 1950 में। थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी गिवन, देन इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टोल्ड अबाउट दिस वन इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, और जिसकी वजह से क्या था, न्यूटन की थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई, ज्यादा पॉपुलर हुई एज कंपेयर टू दी आइंस्टाइन। So name of this one work of Newton and Albert Einstein, दोनों ने वर्क किया है, dominate the development of the gravitational theory, जिसने क्या थी, ग्रेविटेशन थ्योरी डेवलप की गई। न्यूटन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन इनिशियली गिवन बाय द न्यूटन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्लासिकल थ्योरी, मींस ओल्ड वन थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स held sway on the Principia, published in the 1687। कब पब्लिश हुई, 1687 में। Until Einstein work in early 20th century, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो वर्क किया था वो कब किया था, 20th सेंचुरी ने किया था, और न्यूटन ने क्या था, 20th सेंचुरी से पहले किया था। आइंस्टाइन ने जब इस पे वर्क किया था वो कब किया था बेटा, 1915 में, ओके। इनिशियली 1905 में क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, उसके बाद इसने इफेक्ट बताया था, ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बट दैट न्यूटन्स थ्योरी इज द सफिशिएंट इवन टुडे फॉर ऑल, बट जो न्यूटन्स की जो थ्योरी थी वो सफिशिएंट थी सभी के लिए अभी भी, एंड बट द मोर प्रिसाइज एप्लीकेशन, ओके, जिसकी ज्यादा एप्लीकेशन वी आर अप्लाइंग देयर एज गिवन बाय द न्यूटन एज कंपेयर टू द आइंस्टाइन। So gravitation is the force of attraction between any two bodies, while gravity refer to the force of attraction between any body। clear? ग्रेविटेशन क्या कह रहा है कि दैट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई टोल्ड ओनली बेटा, ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिंग नेचर होता है, ना कि रिपल्सिव नेचर होता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जिनका क्या होता है, कुछ मास होता है। वाइल ग्रेविटी रेफर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय एनी बॉडी टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ, ओके। इन पिक्चर वी कैन से बेटा, दिस वन पिक्चर बाय द ऑब्जर्व बाय द न्यूटन फर्स्ट टाइम, कि एप्पल की ट्री, वी हैव लिसन अबाउट दिस वन सो मेनी टाइम्स, स्टोरी ऑफ द न्यूटन, कि एप्पल, न्यूटन था, एप्पल दैट इज सिटिंग डाउन साइड ऑफ द एप्पल ट्री, एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही एप्पल गिरा तो उसने ऑब्जर्व किया, व्हाई इट इज कमिंग डाउन नॉट गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। तो उसका रीजन उसने सोचा, फिर देन स्टडी ऑन दिस वन केस की व्हाई इट इज कमिंग डाउन, देन ऑब्जर्व दैट सम अट्रैक्टिव पावर इज
हैविंग, दैट्स व्हाई दिस वन इज कमिंग डाउन ओनली, कि जिसकी वजह से क्या है ये एप्पल क्या है नीचे ही आ रहा है। इस अट्रैक्टिव नेचर को क्या कहा गया, ग्रेविटेशन फोर्स विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बाय ऑन दिस एप्पल। ओके, सो नेक्स्ट वन बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। अब ये फोर्स लग रहा है, सो हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज, दैट फोर्स वी हैव done by using universal law of the gravitation, by universal law of the gravitation. This one law is explaining for magnitude of the magnetic force between two bodies. If we are taking their two bodies whose mass is m1 and second body whose mass is m2, क्लियर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो हम दो बॉडीज हम ले रहे हैं मास m1 m2, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स exerting between the two body, then explained by the universal law of the gravitation. Okay, so if we are taking two masses m1 m2 and having the distance between them, let r is a distance between them, so between them their force will be acting, that is gravitation force, and how much force is exerting between them, this one we will find by using their universal law of the gravitation. So we can say to find magnitude, to find magnitude of gravitation फोर्स, क्लियर, कि ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्टेड ईच अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। ओके, हर एक जो यूनिवर्स के अंदर है, नॉट आवर अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, यूनिवर्स के लिए भी बेटा। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सभी प्लैनेट्स क्या है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका रिवॉल्यूशन का रीजन भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। कि क्या कर रहे हैं, हर एक प्लैनेट के अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, हर एक आपका सैटेलाइट का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या है वे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड एनी particles. Okay, and due to rotation gravitation force is exerted on it with its centripetal force also. उनके क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है। तो here every planet are revolving around the sun, so each are having gravitation force. Due to this one force they are revolving in its path. So this one, how much force will be acted, this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So mathematically we can say, we can write beta this one law, that force F force exerted between the two masses. Here we can write beta first, let two masses m1 and m2 having distance r, okay, between them, इनके बीच में क्या है, r डिस्टेंस है। So this one force, according to this law, this force will be directly proportional to the product of these masses, m1 m2 we have taken, so here we can write there m1 m2, and inversely proportional to the square of the distance between them. R is a distance we have taken, so this one will be inversely proportional to the square of the distance between them. So this one our first equation, this one our second equation. Using these both equation we can write there by using equation first and second. So we can write there F is directly proportional to the m1 m2 divided by square of the distance between them. So here we know about this one, as we remove this proportional sign, then always we will use their equal sign. Okay, as we are converting this one equal, then here we will use a one constant, and that constant we will use their capital G. Okay, and this one capital G we will use there, where capital G is universal gravitational
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ध्यान रखना बेटा, कैपिटल जी और स्मॉल जी बोथ आर डिफरेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ओके, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां बैठ जाओ। मोस्टली स्टूडेंट दे आर कंफ्यूजिंग बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हियर यूज देयर कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी ही यूज करना बेटा। कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो हियर वी कैन यूज देयर जी ओनली। ओके, सो दिस वन हियर वैल्यू ऑफ दिस वन बेटा 6.67 into 10 raised to power 11 minus 11. Its value will be this one. And here SI unit, how you can find of this one? For this one SI unit, here we can write beta G is equal to G. We want to find out जिस भी term की आपको unit find करनी, then we will keep that term one side and remaining factor we will take one side. So here we can write F, this one we will take this one side, here R square divide by your M1 M2, divide by your M1 M2. So writes here unit of the given terms force. फोर्स बेटा कैसा भी फोर्स हो, यूनिट हमेशा क्या रहती है, न्यूटन ही रहती है। ग्रेविटेशन फोर्स हो या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, एनी फोर्स विल बी देयर, न्यूटन ओनली विल बी एसआई यूनिट। सो हियर विल बी योर एन न्यूटन, आर स्क्वायर विल बी मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय योर m1 m2. Then here m1 m2 will be masses, so here we can write their kg square. So unit of G we can write there Newton meter square kg minus 2. This one we can write their upper side, and upper side we can write their minus 2. So here we can write their Newton meter square kg minus 2. I hope you understood beta how you can write their unit of the capital G. So this one our universal gravitational constant, F equal to G m1 m2 by r square. This is the gravitational force for find out between the two bodies whose mass is m1 m2, and out of these masses can be mass of earth also. So now this one way, like this one we can find their magnitude of the force. Next one beta, here some property of the gravitational force. I hope you understood beta this one force, that F equal to your G m1 m2 by your r square. This is the magnitude of this one force, and your force know about this one, that is your vector quantity having the direction. अब हम use करेंगे some property. We will read this property of the gravitational force, and using this property we will identify how we can find their force between their different masses are there. If more than two masses will be there, then how you can find this one force? First one property, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेविंग मीडियम। अगर कहीं भी ये मास से डिपेंड नहीं करता, दैट m1 m2, अगर आप दो मास लेके चल रहे हो, देन इट इज नॉट डिपेंड बिटवीन देयर मीडियम इज देयर व्हाट। ओके, फॉर एग्जांपल दिस पेन इज देयर, अगर बीच में के पेन क्या कर रहा है, इफ आई लीव इट देन व्हाट हैपेंड, इट विल फॉल डाउन। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इफ बिटवीन देम हैविंग सम वाटर, हैविंग सम गैस, having some any solid, then it will be go downward only। चाहे इसके बीच का मीडियम कैसा भी हो, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। मीनिंग क्या है कि बेटा अगर दो मास अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवीविंग मीडियम। मीन्स उसके बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता कि कैसा भी मीडियम हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनी मीडियम विल बी देयर, कि आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। नो, इट विल बी रिमेन सेम ओनली, इट विल बी go downward only. Okay, so does not depend upon the interweaving medium. Next here obey the Newton third law. Third law को obey करता है, each and every action there is equal and opposite reaction. कि this one force, अगर दोनों body है, r is a distance between them, so here force is exerting between them. Again we are drawing this one. Here this one your two masses are there beta, m1, this one your m2 mass, and here r is a distance between them.
क्लियर? सो ये कह रहा है कि ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ मींस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस वन. Here we can write their force F1 to force F2. Force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1. Clear? Both forces will be equal opposite if mass were be the same. दोनों मास अगर सेम रहेंगे तो दोनों फोर्स क्या रहेंगे? इक्वल अपोजिट रहेंगे. So here we can write there F12 equal to -2 1 if both are same masses. So now your next your property independent on the presence of the other body. कि अगर कोई थर्ड बॉडी है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर यहाँ पे मैं थर्ड मास डाल दूं, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन दिस वन. जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही लगेगा. इसकी वजह से अगर ये कॉन्टेक्ट में आ गई तो इसकी वजह से भी सेपरेट फोर्स लगेगा. इन दोनों के फोर्स पे इफेक्ट नहीं करेगा. इट विल बी डिफरेंट. ओबे द प्रेजेंस ऑफ द सुपरपोजिशन. ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है. एट वन मास इफ यू वांट टू फाइंड आउट टोटल फोर्स देन इट विल फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वी विल डू इन डिटेल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर? तो ये क्या कहता है कि दिस वन फोर्स इफ देयर वन masses are there then on this one you want to find out their force. This one due to this one first one particle here mass m1 we are writing there m2 and m3 we are writing there. Then due to this one if you want to find out force on this one mass, so here one force due to this one, here we can write there F on 1 due to 2, then due to this one F on 1 due to 3. क्लियर? जो टोटल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा आपका? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन रिजल्टेंट फोर्स F विल बी देयर. सो दिस वन फोर्स विल बी इक्वल टू योर सम ऑफ दीज फोर्सेस योर F13 F2. ओके, इफ वन मोर विल बी देयर. अगर यहाँ पे एक और फोर्स मास रखा हुआ है सो ड्यू टू दिस वन देयर M योर F फोर्स ऑन 1, ये फर्स्ट वन है ना, ड्यू टू 4. So here we will add like this one that 1 to 4. This one here superposition principle कि according to this one principle total force equal to all forces are acting due to all masses that equal to sum of all these forces. कि टोटल जितना फोर्स लगेगा वो उन सभी मासेस की वजह से जितना सेपरेट सेपरेट फोर्स लग रहा है उन सब के सम के इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट लाइक दिस वन एंड देयर डायरेक्शन हाउ वी विल ड्रॉ दिस वन वी विल एक्सप्लेन प्रॉपर्ली बेटा later on how we can drawing this direction because this one force is attracting only, so we are drawing here direction are the attractive nature only. ओके, सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा. तो जिसके कांटेक्ट में जितने भी मास है सबका सेपरेट सेपरेट हम फोर्स निकाल रहे हैं और सेपरेट सेपरेट निकालने के बाद टोटल करने के लिए हम क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे. तो ऐड करना दैट इज टोटल फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज ओनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस. ओके, सो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी बेटा कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स. जो इसका नेचर होता है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है. वी डिस्कस्ड ऑलरेडी बेटा इन 4th यूनिट वर्क एनर्जी पावर कि आपका जो फोर्स होता है दो टाइप के नेचर होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस दोज फोर्सेस which are does not depend upon the path, depend upon the initial and final position. For example gravitational force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करते. अगर दो चार्ज रख रहे हो, दो मैग्नेट रख रहे हो, देन इफ दे विल बी अपोजिट नेचर देन दे विल बी अट्रैक्टेड विद ईच अदर. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? कैसा भी उनका नेचर हो बट पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे. अगर आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन कब लगता है? सरफेस शुड बी रफ. मीन्स आपके किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस रफ नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा. तो दोज फोर्सेस विच आर डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज नोन एज अ कंजर्वेटिव नेचर. तो हर एक जो फोर्स होता है दो टाइप के नेचर से डिवाइड कर रखा हमने, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स. मीन्स conservative force does not depends on
पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. सो इन दिस केस योर टोटल वर्क डन अलोंग द साइक्लिक पाथ, अलोंग द सर्कुलर पाथ, कंप्लीट पाथ, क्लोज पाथ यू कैन से, कि क्लोज पाथ के अंदर आपका जो वर्क डन होता है इसके केस के अंदर क्या रहता है, जीरो रहता है. क्लोज पाथ, अलोंग अ क्लोज पाथ, टोटल वर्क डन ऑलवेज विल बी जीरो. किस केस में, इफ फोर्स विल बी कंजर्वेटिव. नेक्स्ट वन बेटा सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दैट फोर्स इन विच टोटल फोर्स वी आर फाइंडिंग दैट इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द मासेस. सेंट्रल फोर्स, दैट फोर्स acting along the center of masses. जो हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, उनके सेंटर के अलोंग अगर आपकी फोर्स लग रही है, ओके, वी विल फाइंड देयर टोटल फोर्स. ये जो हम डिस्टेंस अगर लेके चल रहे हैं, ये डिस्टेंस होता है, ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन योर अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या है, मास स्मॉल होगा एज कंपेयर टू अर्थ, इसका साइज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ. सो वी वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू दिस एट ऑब्जेक्ट. सो दिस वन डिस्टेंस वी विल मेजर फ्रॉम द center of the earth. We will include radius of the earth also. Okay, understood beta? Central force means those forces acting along the center of the masses, जो center के along होती है. अभी हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके अंदर हमने क्या लिया था, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दी सेंटर की. हमने अगर एक मास m1 ले रखा है, एक मास क्या है m2 ले रखा है. अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या बताता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, क्लियर. अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी बेटा, वो इनके सेंटर के अलोंग लगेगी. जो अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रही है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोन 1 to 2, देन फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द सेंटर. ये नहीं कि इनकी वजह से फोर्स इधर लग जाएगी या इधर चली जाएगी या इधर लगी जाएगी, कहीं और लग जाएगी. नो, इट विल बी एक्टिंग अलोंग दी सेंटर. जो दोनों के सेंटर को, जो दोनों मास के सेंटर को जो मिलाएगी, उसी लाइन, उसी एक्सिस के अलोंग क्या है, फोर्स लगेगी. अब अगर ये फोर्स लगा रहा है F21, तो ये क्या है, फोर्स इज ऑन 1 ड्यू टू फर्स्ट की वजह से फोर्स. तो इसकी भी फोर्स कहाँ है, इधर की तरफ लगेगी, यानी कि इधर लगा लेगा या इधर लगा लेगा. ओके, तो हमेशा क्या लगती है, फोर्स हमेशा दोनों मास हो गए, उनके जो एक्सिस को जो मीट करवाएगी उसी के अलोंग लगेगी, ये नहीं कहीं भी किसी लाइन के अलोंग लग जाती है. दैट इज अ मीनिंग ऑफ द सेंट्रल फोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा ऑल दिस प्रॉपर्टी. देयर इज अ 5 प्रॉपर्टी वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो इन नेक्स्ट क्लास बेटा वी विल डिस्कस अबाउट देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिफरेंस बिटवीन देयर स्मॉल g and capital G. Today we will discuss about the capital G, that is constant, universal constant, and tomorrow we will discuss about the acceleration due to gravity. Thank you for watching today our video.